जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 18 में, जहां पर मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई क्या होता है। इसके बाद मैं उसको सॉल्व करने का वर्किंग रूल बताऊंगा, यानी कि वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग इट। तीसरा मैं आपको बताऊंगा सॉल्विंग ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन xp + yq = 3z। मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, कि क्या होता है। और इस एग्जांपल को मैं लेक्चर 19 में बताऊंगा। और अभी मैं इसके जनरल फॉर्म को समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए, सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 हम लोग पढ़ते आइए। टाइप 2 में क्या है? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको बताऊँगा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसी को कहते हैं लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा मैं आपको समझाऊंगा लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। मतलब ये तीनों का तीनों एक ही नाम है, ठीक है ना, तीसरा दूसरा कुछ नहीं है। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही होता है लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसका और एक मतलब क्या होता है, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बहुत कोई लीनियर इक्वेशन भी बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन बोलना ज़्यादा सही क्या होगा, लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, p डैश + q q' = r, या फिर p ओनली p स्मॉल p + q ओनली स्मॉल q = r, इस फॉर्म में भी रहे तो भी इसको हम लोग लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है ना। और एक मैं बात बता दूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है, जिसमें वन और मोर देन टू जो है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहे, है ना, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रहे। ये मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मैं जब क्लास स्टार्ट ही कर रहा था उस समय ही मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मैंने बोला? ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन अकर्स ओनली व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, है ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। जेड जो है कि डिपेंडेंट होता था, आपको याद होगा, और एक्स वाई क्या होता था, इंडिपेंडेंट होता था। ये मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, आशा है कि ये सब चीज़ आप जानते होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, वहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जिसको हम लोग कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q = r के फॉर्म में लिखा जाए, वैसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर भी एक होता है और डिग्री भी एक होता है। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर एक होता है, और हाईएस्ट डिग्री भी यहाँ पर एक होता है, इसीलिए ये लीनियर कहलाता है ना। तो अभी यहाँ पर आगे देखेंगे कि P, Q और R, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि P है, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, ये सब क्या है, आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। मतलब ये सब x, y और z का फंक्शंस होंगे। यहाँ पर स्मॉल p क्या होगा, del z by del x होगा, स्मॉल q क्या होगा, del z by del y होगा। ठीक है, अब क्या है, दिस लेक्चर विल कवर, हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कवर करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग रूल टू सॉल्व लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि इसके रूल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से इसके रूल के मदद से, इसके वर्किंग रूल के मदद से हम लोग लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
और एक क्वेश्चन भी देखेंगे XP + YQ = 3Z, है ना, कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है ना। अभी देखिए वर्किंग रूल, मतलब मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, है ना, मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये सब बता दिया। वर्किंग रूल समझिए क्या होता है। राइट द लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। P + QQ = R, इस फॉर्म में लिख लीजिए। और सबसे पहले आप फाइंड कीजिए कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R का वैल्यूज़ को, और उसके बाद उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए या फिर सब्सिडियरी इक्वेशन बनाइए। इसी को लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं या फिर लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं। dx/P हो जाएगा, dy/Q हो जाएगा और dz/R हो जाएगा। अब चौथा क्या है, सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस को। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ठीक है ना, या फिर और भी बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है ना। तो dx/समथिंग कुछ है उसको रख लेंगे और dy/समथिंग कुछ है, उन दोनों पेयर को ले लेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि मेकिंग इंटीग्रेबल पेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। जिसको ग्रुपिंग मेथड कहा जाता है उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। और मेक करेंगे इंटीग्रेबल पेयर्स को, मतलब कि dx/समथिंग में dy/समथिंग में जो इंटीग्रेबल पेयर्स हो गए उन दोनों को हम लोग ले लेंगे, मतलब जो जिसका इंटीग्रेशन जल्दी हो जाएगा उन्हीं को हम लोग लेंगे। मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आप लोग को मालूम होगा dx/ कुछ नहीं तो x होता है और dy/समथिंग कुछ नहीं तो y होता है। तो इन दोनों को ही हम लोग लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट, मतलब जो इंटीग्रेबल पेयर्स बनेंगे उनको पहले लेंगे, बात को समझिए, जो इंटीग्रेबल पेयर्स रहेंगे उनको पहले लेंगे। और फिर दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लायर्स मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे, ठीक है ना, मेकिंग न्यू रेशियोज, मतलब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, पहला जो है कि हम लोग करेंगे ग्रुपिंग मेथड से काम करेंगे। अगर ग्रुपिंग मेथड हो जा रहा है तो ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे, है ना। सॉल्विंग करने का भी ढेर सारा तरीका होता है, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, अगर ग्रुपिंग मेथड लग रहा है तो ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे, जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहते हैं, है ना। जिसमें हम लोग मेक करेंगे इंटीग्रल पेयर्स को और एग्जिस्टिंग इंटीग्रल पेयर्स से हम लोग उसका मतलब जो है कि सॉल्व करके उसका आंसर तक पहुँचेंगे। और एक बात है कि आपको जब एग्जाम्पल क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी तो खैर समझ रहे हैं ना, ये जनरल फॉर्म है तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। फिर दूसरा क्या करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे, मतलब जो है कि आपका इंटीग्रल पेयर्स नहीं बनेगा तो उस केस में हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे और न्यू रेशियोज बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशंस के ही न्यू रेशियोज को बनाने का कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग जो है कि इंटीग्रल पेयर बना पाएंगे और फिर उसमें ग्रुपिंग मेथड लगा करके आगे उसको सॉल्व कर सकेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये दूसरा मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड हुआ, है ना। और इसको मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया हूँ गलती से, ये दूसरा मेथड है ना। और ये तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ कि कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2, मतलब तीसरा मेथड में करेंगे क्या, तीसरा मेथड में मतलब पहला मेथड में करेंगे ग्रुपिंग मेथड। अगर ग्रुपिंग मेथड से 2 पेयर बन जा रहा है, जैसे कि दो का जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा में 2 और एक जोड़ा में 2, देखिए 3 को यहाँ पर रेशियोज है dx/P, dy/Q, dz/R। तो dx/P और dy/Q को सॉल्व करके एक नया रिजल्ट मिल रहा है और dy/Q और dz/R को सॉल्व करके एक नया रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर हम लोग इसको ग्रुपिंग मेथड कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बाय चांस मान लीजिए 2 का मिला और मतलब जैसे dx/P और dy/Q इन दोनों का इंटीग्रल पेयर्स मिल गया, और इसके बाद फिर क्या है कि dz/ जैसे z होना चाहिए, z ना हो करके मान लीजिए उसके अलावा x रहे या फिर y रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग लगाएंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जोड़े से जो है कि एक रिजल्ट आ गया लेकिन दूसरे जोड़े से नहीं आ रहा है, तो उस केस में भी हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाएंगे। तो इस केस में इस केस को हम लोग कहेंगे क्या, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि या तो पूरा जो है कि ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा, या फिर पूरा का पूरा जो है कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर से सॉल्व हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा पार्ट में लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स लग जाए और थोड़ा सा पार्ट में लैग्रांजेस ग्रुपिंग मेथड लग जाए, मतलब ग्रुपिंग थोड़ा से पार्ट में ग्रुपिंग मेथड लग जाए और थोड़े से पार्ट में लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स लग जाए। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वैसी स्थिति में कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। तो मतलब हम लोग दोनों का कम्बिनेशन कर रहे हैं ना, मतलब ग्रुपिंग मेथड का भी हम लोग कम्बिनेशन कर रहे हैं, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स का भी हम लोग कम्बिनेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब उस केस में हम लोग 2 मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए कंबाइनिंग 1 और 2। तीसरा में लिखे दिए हैं कंबाइनिंग 1 और 2,
समझ गए? तो इसीलिए मैंने तीसरा पॉइंट में लिखा है कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। मतलब पहला में क्या हो रहा है कि ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा में क्या है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला में ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन के मेकिंग पेयर को बना करके आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो एग्जिस्ट करता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो इंटीग्रल पेयर्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग लेकर के आगे काम करते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं जो है कि ग्रुपिंग मेथड या वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, सिर्फ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे और एक नए रेशियो को डेवलप करेंगे। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में हम लोग नए रेशियो को डेवलप करेंगे, है ना, गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन से, समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या करेंगे, क्या कुछ जोड़ घटाव करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ वेरिएबल्स को एक्स्ट्रा हटा देंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो डिवाइड करके हटा सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं, कुछ भी करके हटा सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं, या फिर अलग से जोड़ सकते हैं, है ना। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में ऐसा करते हैं, एक नया रेशियोज़ को हम लोग फॉर्म करते हैं, रिफॉर्म करते हैं यहाँ पर नए रेशियोज़ को, ताकि मेरा इंटीग्रल पेयर्स बन सके। जब इंटीग्रल पेयर्स बन जाता है तो फिर इसको हम लोग दोबारा से ग्रुपिंग मेथड लगा करके सॉल्व कर देते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर्स मेथड लग रहा है, वो तो बाद में तो मतलब एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर्स मेथड लगे तो ये टाइप 2 मतलब दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो गया, और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड लगे तो फिर सिर्फ टाइप मतलब कि 1 हो गया, मतलब सॉल्विंग का ये तरीका हो गया 1। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरा मैं क्या करूंगा, कम्बिनेशन करूंगा, कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, दो कम्बिनेशन, मतलब कम्बिनेशन ऑफ 1 इसका कम्बिनेशन कर लूँगा ग्रुपिंग मेथड, और दूसरा मल्टीप्लायर्स का कम्बिनेशन कर लूँगा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 करूँगा। और चौथा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पांचवा नंबर, ये तो चौथा स्टेप हुआ बाबू, ये तो चौथा स्टेप यहाँ पर हुआ था, ये चौथा स्टेप कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं पांचवा स्टेप बता रहा हूँ, इसमें करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें करेंगे क्या, चौथा, देखिए चौथा स्टेप ये था, ये चौथा स्टेप था। अब पांचवा स्टेप देखेंगे। पांचवा स्टेप में आपको अभी तक क्या मिल चुका होगा, दो सॉल्यूशन मिल चुका होगा, एक u बराबर a मिल चुका होगा, एक v बराबर b मिल चुका होगा, समझ रहे ना। दो सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट, दो इंटीग्रल्स आपको मिल चुका होगा। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स यूजिंग एनी मेथड, कोई भी मेथड आप स्टेप 4 का कोई भी मेथड इस्तेमाल करके आप दो इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिए, u बराबर a और v बराबर b। और टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपने निकाल लिया ऑफ ए गिवन इक्वेशन 1, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का आपने दो सॉल्यूशन निकाल लिया। अब करेंगे क्या, आप u और v को आप क्या करेंगे, कहेंगे आप फंक्शन ऑफ x y एंड z। u और v क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन ऑफ x y और z कहलाएगा, समझ रहे ना। और a और b क्या रहेगा, a कॉमा b क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब छठा पॉइंट में क्या करेंगे, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन। आप कंप्लीट सॉल्यूशन आपको लिखना होगा। तो आपका u बराबर कुछ आया था और v बराबर कुछ आया था, u बराबर a आया था और v बराबर a आया था, v बराबर b आया था। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, f a कॉमा b इक्वल टू 0, f a कॉमा b इक्वल टू 0, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो a के जगह पर u रख दीजिएगा और b के जगह पर v रख दीजिएगा, है ना, ये हो जाएगा। या फिर u बराबर f भी हो जाएगा, ये भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। या फिर v इक्वल टू एफ यू हो जाएगा, ये भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका जनरल फॉर्म था, जनरल फार्मूला था, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर डील किया हूँ। अब आगे आपको इसको और अच्छे तरीके से समझ कब आएगा, जब मैं इसका एक एग्जाम्पल करवाऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 19 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, है ना, ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने समझाया कि लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले आप देखिए क्या करना था। सबसे पहले हम लोग को लैग्रेंज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अंडरस्टैंड होना था। इसके बाद दूसरा वर्किंग रूल को समझना था। और तीसरा क्या था, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, एक क्वेश्चन था कि एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z, इसको समझना था। तो इसको मैं लेक्चर नंबर 19 में आपको समझाऊंगा। लेकिन मैंने आपको पूछा कि लैग्रेंज
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल है उसमें मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आप क्या कीजिए, लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई को पहले समझ लीजिए, है ना, यही मैंने कहा था, है ना। पहले तो ये काम कर लीजिए, यानी कि आप लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पहला ये काम था आपका। दूसरा, आप पी और क्यू और आर का जो है कि वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए। और तीसरा मैंने बताया कि लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन या फिर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिख दीजिए। और चौथा मैंने बताया था कि सॉल्व करने का तरीका, ग्रुपिंग मेथड भी हो सकता है जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कहते हैं, या हम लोग जो है कि मेकिंग इंटीग्रल पेयर्स बनाएंगे एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन से। और दूसरा क्या था, दूसरा ये तीसरा लिखा गया, दूसरा क्या था, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स था, है ना, इसमें हम लोग नए रेशियोज को बनाते हैं। और तीसरा था कंबाइनिंग 1 और कंबाइनिंग 2, मतलब कुछ में मतलब पहला सॉल्यूशन निकालेंगे, पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे, और दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें मेथड ऑफ मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो इसको कंबाइनिंग 1 और 2 कहते हैं। और चौथा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब पांचवा क्या था, जब हम लोग को रिजल्ट आ जाता है ना, रिजल्ट आ जाता है इंटीग्रल पेयर्स आ जाता है, तो उस केस में हम लोग u बराबर a और v बराबर b मान लीजिए 2 आया हुआ सॉल्यूशन। और इसके बाद फिर हम लोग करते क्या है, इसके बाद हम लोग छठा स्टेप में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0, ए कॉमा बी इक्वल टू 0, एफ ए कॉमा एफ ऑफ ब्रैकेट ए कॉमा बी इक्वल टू 0 होता है। तो ए के जगह पर u हो जाएगा और b के जगह पर v हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0, या u इक्वल टू एफ बी हो जाएगा या फिर v इक्वल टू एफ यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने पूरा आपको बताया कि इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसका इस प्रकार से कंप्लीट सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। और अगर कहीं भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लेक्चर 19 तक। लेक्चर 19 में एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 19 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।